We also provide online accountancy classes for 11th and 12th standard, so you can check that out. Link is given in the description below. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ट्यूट। इन प्रीवियस सेशन हम लोग ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के कुछ एडजस्टमेंट्स देखे थे। उसकी जर्नल एंट्रीज एंड उसका फाइनल अकाउंट्स में कहाँ पे इफेक्ट जाएगा वो हम लोग ने डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ और एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा, डू चेक दैट आउट ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। ऑल्सो हमारे बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे कोर्सेज अवेलेबल है ऑन आवर वेबसाइट विच इज़ www.letstut.com, so you can check those out. So let's start with today's session. Now we have already covered 14 adjustment in session 1 of the final accounts adjustment. तो आज अपना चालू होगा 15th adjustment से, which is interest payable on loan taken. अभी बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग ने समझो लोन लिया हुआ है, मे बी कोई रिलेटिव से लोन लिया हुआ है, मे बी फर्म ने बैंक से लोन लिया हुआ है। सो वो जो लोन हम लोग ले रहे हैं, मतलब फर्म में जो पैसा आ रहा है इन फॉर्म ऑफ लोन, उसके सामने फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट पेएबल, मतलब इंटरेस्ट अब तक पे किया नहीं है बट वो इंटरेस्ट पेएबल है। अभी समझो कोई एक पर्टिकुलर पीरियड में इंटरेस्ट अक्रू हो गया, मतलब वो पीरियड का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, भले हम लोग ने पेमेंट नहीं किया बट वो वही पीरियड का एक्सपेंस है। इट इज़ लाइक अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हम लोग ने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था। इट इज़ लाइक अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो पेएबल है। तो पहले तो इसका जर्नल एंट्री कैसे आ जाएगा ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री क्या था, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। सिमिलर वे में यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, पहले तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट। सो समथिंग पेएबल, द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेएबल। सो आप बोल सकते हो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन अकाउंट, वैसा कोई भी अकाउंट का आप नाम लिख सकते हो। सो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट और इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लोन अकाउंट। So this is expense account debit to outstanding expense account. Interest on loan is your expense which is to be paid on the loan taken to interest payable which is your outstanding expense, the amount which is payable. तो इसका दो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा। द फर्स्ट इफेक्ट, क्योंकि ये अपना खर्चा है, फर्स्ट इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड सिंस दिस इज पेएबल इट बिकम्स अवर लायबिलिटी। सो सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा लायबिलिटी साइड। ना इन योर लायबिलिटी साइड जहाँ पे आपके पास ये लोन अमाउंट होगा, समझो कि बैंक लोन है या लोन फ्रॉम अ रिलेटिव है, तो ये जो लोन है उसमें आप ऐड करके भी दिखा सकते हो। सो ऑन अ लायबिलिटी साइड जहाँ पे आपका लोन लायबिलिटी खड़ा है, वो लोन लायबिलिटी में आप ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐड टू लोन टेकन। सो लायबिलिटी साइड पे जहाँ पे आपका बोरोड लोन होगा या बोरोड फंड्स होगा या लोन टेकन का अमाउंट होगा, उसमें आप ऐड करके दिखा सकते हो, बिकॉज लोन अमाउंट इज ऑल्सो रीपेएबल बट विद दैट दिस इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑल्सो पेएबल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन गिवन और एडवांस्ड, ये रिवर्स हो गया। फर्स्ट केस क्या था कि हमने लोन लिया है, मतलब फर्म ने लोन लिया है जिसपे इंटरेस्ट पेएबल है। सेकेंड केस क्या है, फर्म ने लोन दिया है जिसपे इंटरेस्ट रिसीवेबल है। सो दिस इज लाइक अ अक्रूड इनकम। सो अक्रूड इनकम का एंट्री क्या था, इफ यू रिमेंबर द एंट्री, अक्रूड इनकम का एंट्री क्या था, इट इज इनकम रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। वैसे यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लोन अकाउंट डेबिट, दिस इज अमाउंट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस अकाउंट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। सो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लोन अकाउंट डेबिट, दिस इज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, दिस इज योर करंट ईयर्स इनकम। यहाँ पे हम लोग ने लोन दिया है जिसपे इंटरेस्ट रिसीवेबल है, शायद वो पैसा आया नहीं है, आने वाला है, बट दिस इज योर इनकम फॉर द पीरियड। सो वो पीरियड का, पर्टिकुलर पीरियड का इनकम वही पीरियड के फाइनल अकाउंट्स में वो अपीयर होना चाहिए, उसके पीएनएल अकाउंट में वो अपीयर होना चाहिए। सो इसका दो इफेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये रिसीवेबल है, सो इट विल गो ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ असेट साइड में कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लोन गिवन है, वो लोन गिवन अमाउंट में हम लोग ये ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग ने लोन का पैसा दिया है वो पास वापस लेना है, दैट अमाउंट इज रिसीवेबल। विद दैट दिस इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑल्सो रिसीवेबल, सो ऐड टू लोन एडवांस्ड और लोन गिवन। एंड सेकेंड, क्योंकि ये इनकम है, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. सो ये हो गया इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टेकन. दिस इज इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन लोन गिवन. Next, interest due on investment. Now, when we make some investment, say investment in fixed deposits or investment in any other government bonds, so on that the interest is receivable. So again, this is receivable income receivable. So uska entry. Now this is similar to this interest due on loan given. Loan given is also your asset. Investment is also asset on which the interest has accrued. The entry would be similar. We can say as interest due ऑन इन्वेस्टमेंट. अभी यहाँ पे लोन के बदले हो जाएगा इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अगेन यू कैन से इंटरेस्ट इनकम अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो ये हो गया एंट्री. द इफेक्ट्स वुड बी सेम बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट रिसीवेबल. सो फर्स्ट इफेक्ट असेट साइड. बट अभी असेट साइड में ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा? दिस वुड बी एडेड टू द इन्वेस्टमेंट. उतना आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा. इन्वेस्टमेंट जितने अमाउंट का किया है उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट भी रिसीवेबल है. सो दैट अमाउंट वुड बी एडेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो उतना आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा. एंड दिस इज योर इनकम. सो विच विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. सो ये हो गया आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस का एंट्री और इंटरेस्ट इनकम का एंट्री. नाउ फ्रेंड्स, दिस कैन कम एज हिडन एडजस्टमेंट्स ऑल्सो. जहाँ पे समझो ट्रायल बैलेंस में आपको लोन का अमाउंट या इन्वेस्टमेंट का अमाउंट विद परसेंटेज दिया हुआ है, विद डेट ऑफ लोन या डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है. सो वहाँ पे वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सच लोन और इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड दैट बिकम्स योर हिडन एडजस्टमेंट, जो कि हम लोग ने वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में भी डिस्कस किए हुए हैं. सो यू कैन चेक दोज आउट व्हाइल सॉल्विंग द सम्स. वी हैव कवर्ड द हिडन एडजस्टमेंट्स ऑल्सो. सो ये हो गया आपका इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट. गोइंग फर्दर, गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट. अभी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि समझो ट्रांसपोर्ट में गुड्स लॉस्ट हो गया या गुड्स को कुछ डैमेज हो गया, या समझो कि गोडाउन में कोई चोरी हो गई या इफ देयर इज फायर इन द गोडाउन, देन द गुड्स कैन गेट लॉस्ट. वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी लॉस ऑफ असेट ओवर ईयर. अभी के लिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ गुड्स के रिलेटेड है. सो द गुड्स कैन बी लॉस्ट और डैमेज बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट. Now those goods can be insured goods or it can be uninsured goods. Now what do you mean by insured goods? Insured goods मतलब उसके सामने आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है. बट uninsured मतलब उसके सामने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया. तो ये जो भी गुड्स लॉस्ट होगा इन केस ऑफ अनइंश्योर्ड, वो पूरा आपका लॉस ही हो जाएगा. समझो कि फर्म का गोडाउन है और वहाँ पे 50,000 रुपीज़ का स्टॉक था. अभी वो 50,000 रुपीज़ के स्टॉक को आग लग गई एंड 40,000 रुपीज़ का गुड्स डैमेज हो गया. उसके वजह से द गुड्स वर लॉस्ट, जिसके सामने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी. नाउ यू कैन नॉट गो टू इंश्योरेंस कंपनी एंड फाइल अ क्लेम. तो वो केस में वो पूरा 40,000 का आपका लॉस हो जाएगा. बट समझो वही केस में 40,000 के गुड्स के सामने से यू हैव अ इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 30,000, तो आपको 30,000 तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा. तो नेट आपका लॉस कितना होगा? ओनली 10,000 का. सो दैट इज द केस ऑफ अनइंश्योर्ड और इंश्योर्ड गुड्स. तो सबसे पहले तो अगर uninsured goods is lost by fire, theft or accident, the entry would be loss by, I would just put dash over here, so it can be lost by fire, lost by theft, lost by accident or any other case. So loss by dash account debit to goods lost by dash account. So the dash would be the fire or theft or accident. So loss by fire, say for example if I am writing over here fire, so loss by fire account debit, over here I will say loss by fire, for example loss by fire. So loss by fire account debit to goods lost by fire. Now why loss by fire account debit? Because it is the loss which the company is suffering because of the fire in the godown, and since the goods are going out of the business it would be credited. So loss by fire to goods lost by fire. इसका दो इफेक्ट कहाँ पे चला जाएगा? Any loss will be debited to profit and loss account. So ये जाएगा आपका profit and loss account debit side. And goods lost by fire, अगर goods जा रहा है, see all the transactions related the goods, जो भी आपके goods के related transaction है, sales, purchase, opening stock, closing stock और any other transaction related to goods, वो सारे goods related transaction आपके जाते हैं trading account में. अभी इसको
हम लोग परचेज से लेस करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जितना आपने परचेज किया था उसमें से कुछ गुड्स तो लॉस्ट हो गए, तो उतना आपका परचेज आप लेस कर सकते हो, या फिर उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी डाल सकते हो। सो ये जो गुड्स जा रहा है अपना बिजनेस में से, वो हम लोग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डाल दो इंस्टेड ऑफ अफेक्टिंग योर परचेजेस। मतलब कोई भी गुड्स आपने परचेज किया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे आ रहा है, अभी अगर वो सेल्स किया तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेल्स के अलावा भी अगर गुड्स आपका बिजनेस से बाहर जा रहा है तो दैट शुड ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो यहाँ पे ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ये समझा आप लोगों को? ओके अभी गाइज यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो भी आप लॉस या गुड्स का वैल्यू जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, दिस शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। कि समझो कि आपको बोला है कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर कॉस्टिंग 1000, द मार्केट वैल्यू ऑफ विच वॉज 1500, तो आप ये एंट्री किस पे करोगे, 1000 और 1500? डेफिनेटली 1000, क्योंकि मेरा गुड्स तो 1000 का ही था, तो 1000 का गुड्स जो हमारा जा रहा है उतना ही अपना लॉस है। ऊपर का 500 रुपया तो हम लोग ने कमाया नहीं है, तो हम लोग उसको थोड़ी लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दिस शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। ओके, दिस शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। जो कॉस्ट पे गुड्स आपका लॉस हुआ है वो कॉस्ट पे आपको वो रिकॉर्ड करना है। ओनली द सेल्स आर रिकॉर्डेड एट सेलिंग प्राइस, क्योंकि वहाँ पे आप प्रॉफिट अर्न करते हो, वो सेल्स करके आप प्रॉफिट कमा रहे हो। नाउ नेक्स्ट, इंश्योर्ड गुड्स। इफ द इंश्योर्ड गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर, अभी इस केस में कैसे हो जाएगा कि आपको कुछ इंश्योरेंस क्लेम भी मिलेगा। सो इफ द गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था, आर वर्थ ऑफ 40,000, बट सामने आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है 30,000 का, तो आपका लॉस कितना होगा, नेट लॉस? ओनली 10,000, गुड्स गया 40,000 का, बट क्लेम मिल गया 30,000 का, तो आपका लॉस सिर्फ 10,000 का है। सो दैट इंश्योरेंस क्लेम वुड बी रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अभी अगर समझो वो पैसा आ गया होता तो हम लोग ने कैश बैंक में उसका एंट्री कर दिया होता, बट क्योंकि ये ईयर एंड एडजस्टमेंट में दिख रहा है, मतलब अब तक पैसा आया नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ने शायद वो क्लेम एडमिट कर दिया हो बट अब तक पैसा नहीं दिया हो, सो दैट अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। सो द एंट्री वुड बी insurance claim receivable account debit, or you can directly just write as insurance claim account debit, loss by dash, so it can be fire, accident, theft, anything, to goods lost by dash. Okay, so insurance claim, so if we consider for example it would be 30,000, लॉस वुड बी 10,000, जबकि जो गुड्स जा रहा है इट इज़ 40,000 का। नाउ दिस शुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। जो प्राइस पे आपका गुड्स जा रहा है वही प्राइस पे आपका ये रिकॉर्ड किया जाएगा, उतना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाएगा इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। अभी इसका इफेक्ट कैसे आएगा? सो गाइस यहाँ पे इसका 3 इफेक्ट आने वाला है। द डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट वुड बी इक्वल। कभी भी आपका डेबिट ज़्यादा या क्रेडिट ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज वी फॉलो ड्यूअल अकाउंटिंग एस्पेक्ट। बट क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो देयर आर 3 अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड इन द जर्नल एंट्री, तो 3 जगह पे इसका इफेक्ट जाएगा। सो योर इफेक्ट्स वुड बी, अगर ये डेबिट साइड के इफेक्ट्स देखो तो सबसे पहले तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है दिस विल गो ऑन द असेट साइड, तो ये आपका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे जाएगा असेट साइड, जहाँ पे वो आ जाएगा क्लेम रिसीवेबल का अमाउंट। एंड ये जो लॉस है, any loss would be debited to profit and loss account, so profit and loss account debit side, जहाँ पे वो लॉस अमाउंट रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड ये जो गुड्स लॉस्ट हुआ दैट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सो इफ यू हैव ऑब्जर्व व्हाट वी आर ऑलवेज ट्राइंग दैट all the debit effect we have tried to write on the first effect. So first column is for mainly for the debit effect, second column is for the credit effect. So in most of the adjustment we have always done this debit effect, credit effect. So these are the 2 effects, but over here there would be 3 effects. The debit and credit effect would be equal, the amounts would be equal, but here in debit side there are 2 accounts which are affected. Whatever amount of claim which is receivable, it will go on the asset side. The balance net loss will be debited to P&L account, and the amount of goods lost, so goods going out of your business, it would be credited to trading account. Next, goods distributed as free sample. यहाँ पे हम लोग ने क्या किया हुआ है, फ्री सैम्पल्स दिया हुआ है, मतलब गुड्स हम लोग ने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अभी जनरली हम लोग फ्री सैम्पल्स देते क्यों है?
टू प्रमोट अवर गुड्स, टू एडवर्टाइज अवर गुड्स। इसीलिए जब भी फ्री सैंपल्स दिया जाता है तभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स distributed as free samples account or given as free samples account, to goods distributed as free samples account, advertisement account debit to goods distributed as free samples account. Now advertisement is your like a selling expense and वो selling expense चला जाएगा आपका profit and loss account debit side. All your indirect expenses, all your selling expenses, office and administrative expenses are all debited to P&L account. So profit and loss account debit side, and again the goods are going out of your business, it will go on the credit side of the trading account. So trading account credit side, trading account credit side. Again over here do remember to record this at cost only. See over here when you are giving the goods as free samples, you are not selling those goods. We are not selling those goods. We are just giving them the goods as free samples. So you try out our goods. If you like, you can buy our goods. So these are given as free samples. We are not earning any profit on this. So this should also be recorded at cost. And lastly, goods withdrawn by partner for personal use. अभी इसको क्या बोला जाएगा? Drawings in form of goods. मतलब पार्टनर बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर रहा है. सो इसका एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर अकाउंट. जब भी कोई पार्टनर उसके पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस से गुड्स या कैश विड्रॉ कर रहा है तो वो सब ड्रॉइंग्स में अकाउंट किया जाएगा. इट इज़ नोन एज ड्रॉइंग्स. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, and again goods are going out of your business, so it would be credited. This should also be recorded at cost, क्योंकि again ये सेल तो हो नहीं रहा है. खुद पार्टनर मतलब खुद ओनर ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया तो ये भी आपका एट कॉस्ट ही रिकॉर्ड किया जाएगा. सो ये जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स का फर्स्ट इफेक्ट तो पहले कहाँ पे चला जाएगा? ड्राइंग्स हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल या करंट अकाउंट से लेस करते हैं. सो इसका एक इफेक्ट चला जाएगा लेस फ्रॉम कैपिटल और करंट अकाउंट. वाई डू वी राइट एज कैपिटल और करंट अकाउंट? बिकॉज इफ इट इज़ अ फिक्स कैपिटल मेथड, सो वहाँ पे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं और सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालते हैं. बट इफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब द फर्म इज मेंटेनिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो फिर सारे एडजस्टमेंट ये कैपिटल अकाउंट में ही किए जाते हैं. सो लेस फ्रॉम कैपिटल और करंट अकाउंट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, कैपिटल और करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा. Since the capital or current account has credit balance and these are the drawings, so it would be debited over there. And second effect जाएगा again trading account credit side. So if you all can see, ये जितने भी एडजस्टमेंट हमने लाइन में देखे ये सारे रिलेटेड टू गुड्स थे, जिसका एक इफेक्ट कांस्टेंट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. मतलब गुड्स लॉस्ट, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये सारे आपके गुड्स जा रहे हैं, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा. अभी अगर लॉस है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है तो असेट साइड पे, उसके साथ भी अगर नेट लॉस हुआ है पूरा, अगर समझो आपको क्लेम नहीं मिला, अगर फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स है तो जितना आपका गुड्स गया उतना पूरा अगर क्लेम मिल जाता है तो लॉस में कुछ नहीं बचेगा. बट अगर पूरा आपको क्लेम नहीं मिला तो नेट लॉस अमाउंट विल गो टू पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टीजमेंट विल ऑल्सो गो टू पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, एंड ड्रॉइंग्स कैपिटल या करंट अकाउंट में से लेस हो जाएगा. यहाँ पे और एक चीज़ लिख सकती हूँ मैं कि गुड्स लॉस बाय फायर, ये तो एट कॉस्ट रिकॉर्ड होगा. इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल में जो क्लेम अमाउंट होगा ये रिकॉर्ड किया जाएगा. एंड लॉस बाय डैश अकाउंट, समझो लॉस बाय फायर है, सो यहाँ पे जितना आपका नेट लॉस बचेगा, जितना गुड्स गया उसमें से अगर क्लेम माइनस कर दो, जितना नेट लॉस बचेगा वो आपका पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. सो दीज वर द फ्यू एडजस्टमेंट, फर्स्टली रिलेटेड टू इंटरेस्ट एंड देन रिलेटेड टू गुड्स. चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर. अभी बहुत बार कैसे होता है कि हमारे जो डेटर्स होते हैं हम लोग उनके ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं और वो बिल वो लोग एक्सेप्ट करके देते हैं. इन दैट केस डेटर्स आर टर्न्ड एज ड्रॉई एंड हम लोग हो जाते हैं ड्रॉअर. अभी वो बिल का एक ड्यू डेट होता है, से आफ्टर 2 months और 3 months एज डिसाइडेड बिटवीन अस एंड द डेटर. तो उसका जो बिल का ड्यू डेट होता है वो ड्यू डेट पे हम लोग बिल लेके जाते हैं टू द डेटर एंड वी आस्क फॉर द पेमेंट. बट समझो उस दिन डेटर वो पेमेंट नहीं करता,
तो उसको बोला जाता है बिल रिसीवेबल डिसऑनर। डिसऑनर मतलब बिल ऑनर नहीं करना, मतलब बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं करना। अब इसका एंट्री क्या होगा? तो सबसे पहले तो जब ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो बिल रिसीवेबल जो अपना असेट है उतना बिल रिसीवेबल अकाउंट में से निकल जाता है। सो असेट हैज़ अ डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में से निकालने के लिए हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड उतना मेरा डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा। सो वी जनरली पास, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर याद होगा तो हम लोग वहाँ पे एक एंट्री पास करते हैं, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे वो ड्रॉई होता है डेटर, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। गाइज अगर इसको शॉर्ट में समझाओ तो कैसे होता है कि जब भी आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो अपने बुक्स में डेटर्स अपीयर करता है। अभी जब भी वही डेटर्स पे अगर आप बिल ड्रॉ करते हो और वो लोग वो बिल एक्सेप्ट करते देते हैं तो वो रिसीवेबल अमाउंट डेटर्स अकाउंट से निकल के बिल रिसीवेबल अकाउंट में चला जाता है। मतलब अगर आपने देखा होगा असेट साइड पे अपने पास दो आइटम्स होती है, एक होता है डेटर्स, एक होता है बिल्स रिसीवेबल। तो जब भी हम लोग ने बिल ड्रॉ किया और उन्होंने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया तो नाउ दे आर नो लॉन्गर इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स, बट वो लोग होंगे अपने बिल रिसीवेबल के लिस्ट में। बट जब भी अगर ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है तो वापस ये बिल रिसीवेबल के लिस्ट से निकल के अपने डेटर अकाउंट में आ जाता है, बिकॉज ये बिल का ड्यू डेट होता है उस दिन। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो वो बिल रिसीवेबल नहीं है क्योंकि उसका एक वैलिडिटी, उसका एक पीरियड खत्म हो जाता है। सो अगेन दैट अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। तो इसका दो इफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो ये वापस बिल रिसीवेबल से निकल गया और डेटर्स में आ गया, तो डेटर्स डेबिट है, सो डेटर्स में ऐड हो जाएगा। सो ऐड टू डेटर्स ऑन असेट साइड, डेटर्स अपीयर्स ऑन दी असेट साइड एंड बिल्स रिसीवेबल से निकालना है तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स रिसीवेबल आर ऑल्सो ऑन दी असेट साइड। तो अगर देखने जाओगे तो ये एडजस्टमेंट का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों भी असेट साइड पे ही है। एक डेटर्स में ऐड हो रहा है, दूसरा बिल रिसीवेबल से लेस हो रहा है। सो नेट इफेक्ट दोनों असेट पे ही हो रहा है, मतलब असेट का टोटल तो वही रहने वाला है, बट यू नीड टू शो दिस क्योंकि इतना आपका बिल्स चला गया है। भले वो डिसऑनर हुआ बट उतना बिल्स चला गया और उतना आपका डेटर्स बढ़ गया। जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर इन डिटेल में पढ़ोगे तो ये सारे कंसेप्ट आपके और क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल डिसऑनर। अभी जैसे हमने बिल ड्रॉ किया और डेटर ने एक्सेप्ट करके दिया और ड्यू डेट पे डेटर ने वो डिसऑनर किया, वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि अपने क्रेडिटर ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया हो, देन फॉर अस इट इज़ बिल्स पेएबल। तो जैसे क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होता है, जब भी हम लोग उनको बिल एक्सेप्ट करके देते हैं तो नाउ दे बिकम लाइक बिल्स पेएबल। और वही बिल्स पेएबल को समझो हमने डिसऑनर किया, मतलब हमने उनको टाइम पे पेमेंट नहीं दिया, तो वो डिसऑनर का एंट्री कैसे हो जाएगा? अगेन वो बिल्स पेएबल से निकल के क्रेडिटर्स के लिस्ट में चला जाएगा। तो बिल्स पेएबल का क्रेडिट बैलेंस होता है, वहाँ से निकालने के लिए आप डेबिट कर दोगे। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, इट विल इंक्रीज योर क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंस। ये आपके क्रेडिटर्स अकाउंट में ऐड हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब इसका दो इफेक्ट क्या होगा कि एक तो बिल ऑन द ड्यू डेट डिसऑनर हुआ है तो बिल अकाउंट से तो हटाना ही है। सो इसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल। नाउ एनीथिंग पेएबल अपीयर्स ऑन योर लायबिलिटी साइड, मतलब ये बिल्स पेएबल भी कहाँ पे दिख रहा होगा आपका? लायबिलिटीज में, एंड इट वुड बी एडेड टू द क्रेडिटर्स। सो ऐड टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स भी कहाँ पे दिखता है? क्रेडिटर्स भी आपके दिखते हैं लायबिलिटी साइड पे। सो अगेन ये दोनों इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे ही हो रहा है, एक बिल्स पेएबल से लेस हो रहा है और क्रेडिटर्स में ऐड हो रहा है। सो अगर ये दोनों का समरी करें तो अगर बिल रिसीवेबल या बिल्स पेएबल डिसऑनर हो रहा है तो वो रिस्पेक्टिव बिल अकाउंट में से उसको निकाल दो। एंड अगर बिल रिसीवेबल है तो रिसीवेबल किससे होता है? डेटर्स से, तो डेटर्स में वो वापस ऐड बैक कर दो। एंड अगर पेएबल है तो पेएबल किसको होता है? क्रेडिटर्स को पेएबल होता है, तो क्रेडिटर्स में ऐड कर दो। चलो नेक्स्ट, सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स। अभी यहाँ पे कैसा है कि पार्टनर को प्रॉफिट शेयर के अलावा भी हम लोग सैलरी या कमीशन दे रहे हैं। दिस कैन बी बिकॉज कि शायद पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा है या शायद पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्स कर रहा है, तो वो शायद एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए या वो एक्टिवली पूरे फर्म को वो एक पर्टिकुलर पर्सन या वो पर्टिकुलर पार्टनर संभाल रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन के फॉर्म में सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है। सो नाउ दिस सैलरी और कमीशन विच इज़ पेएबल टू पार्टनर, या तो आपको सीधा अमाउंट दिया होगा
या तो एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट करना होगा या एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स करना होगा, जो आपको क्वेश्चन में बताया होगा. सो दैट वे यू नीड टू कैलकुलेट. बट अगेन ये जो आप पार्टनर को पे कर रहे हो तो वो अपने लिए तो खर्चा ही हो गया. सो खर्चा है मतलब वो एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. सो एंट्री वुड बी सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट. और ये अब तक पे हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि पे हुआ रहता तो सैलरी और कमीशन अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट हो चुका होता. सो दिस इज ऑल्सो लाइक एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, द एक्सपेंस विच इज पेएबल टू द पार्टनर्स. सो एनीथिंग पेएबल इज अ लायबिलिटी, और यहाँ पे वो पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू सैलरी और कमीशन पेएबल अकाउंट. इसका कैलकुलेशन डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको कैसे डिटेल्स दिया हुआ है, पार्टनर्स को कैसे कौन से टर्म्स में देना है. इट कैन बी लाइक समझो मंथली 1000 रुपीज़ देना है पार्टनर को, या जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसका 2% कमीशन देना है, या जितना नेट सेल्स है उसका 1% कमीशन देना है. दैट डिपेंड्स के टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट क्या है. इट डिपेंड्स कि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअली क्या टर्म्स डिसाइड हुआ है, पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन हुआ है, उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा. सो सैलरी और कमीशन इज एक्सपेंस, इट इज अगेन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट. बट यहाँ पे क्योंकि वो सैलरी कमीशन है तो इसीलिए हम लोग ने अलग से लिख दिया. हाँ, टू बी मोर प्रिसाइज हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सैलरी और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट. क्योंकि जनरली अब जब भी हम लोग सैलरी की बात करते हैं वी ऑलवेज थिंक ऑफ एम्प्लॉयज कि हाँ सैलरी तो एम्प्लॉयज को दिया होगा, या कमीशन शायद सेल्स पर्सन को दिया होगा, बट दीज आर पेएबल टू द पार्टनर. तो इट इज़ बेटर कि हम लोग ऐसे लिखे सैलरी और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन पेएबल अकाउंट. नाउ द फर्स्ट इफेक्ट, क्योंकि हम लोग ये खर्चा दे रहे हैं तो अपने लिए तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एंड द सेकेंड इफेक्ट इज पेएबल. एनीथिंग पेएबल इज योर लायबिलिटी, बट इसको हम लोग अलग से लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ऐड कर देंगे. सी फॉर अ बिजनेस फर्म द पार्टनर्स कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी. क्योंकि अगर समझो कि 3 पार्टनर है, उसमें से समझो एक पार्टनर चला गया, बाकी 2 बचे, तो जो पार्टनर चला गया उसको भी अपना कैपिटल फर्म को वापस करना पड़ेगा. सो द कैपिटल brought in by the partner which is lying with the firm is also a liability for the firm. तो ये जो पेएबल है वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, बट ये पेएबल टू होम है, इट इज पेएबल टू द पार्टनर, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ही चला जाएगा. तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ कैपिटल विच इज फॉलोड. सो पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, या अगर उनका अकाउंट बनाया है तो वो वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, मतलब उतना आपका पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस उतना बढ़ जाएगा. सो द 2 इफेक्ट्स आर, सी अगेन इफेक्ट्स इज एड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी ओनली. दिस इज एड टू एक्सपेंस, P&L अकाउंट डेबिट साइड तो एक्सपेंस साइड पे चला गया, एंड ये भी आपका लायबिलिटी है, कैपिटल या करंट अकाउंट लायबिलिटी में दिखता है, बट क्योंकि पार्टनर्स का अलग सेपरेट एक अकाउंट है तो वही अकाउंट में उसका इफेक्ट दिया जाता है. जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही आप इफेक्ट कर रहे हो, वैसे ही ये चला जाएगा. सो दैट इज अबाउट द सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर. नाउ नेक्स्ट 4 आर अ काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट. मतलब कोई एक पर्टिकुलर इफेक्ट होना चाहिए था एंड कुछ गलत इफेक्ट या कुछ अलग इफेक्ट हो गया है जिसको आप रेक्टिफाई कर रहे हो. सो दीज आर काइंड ऑफ अ रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट विच आर टू बी डन एट ईयर एंड. बहुत बार ऐसे होता है कि ईयर एंड पे जब भी हम लोग अपना फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, हम लोग अपना बुक्स चेक कर रहे हैं या ऑडिट हो रहा है, तो कुछ मिस्टेक्स ध्यान में आती है और वही इफेक्ट्स हम लोग फाइनल अकाउंट्स में रेक्टिफाई करते हैं, जिसके लिए हम लोग को रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. अभी जब भी आप कोई असेट इंस्टॉल करते हो तो वो सारे खर्चे असेट अकाउंट में डेबिट होने चाहिए, ना कि एक्सपेंस अकाउंट में. मतलब दिस इज द केस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये अपना कैपिटल खर्चा था, कैपिटल एक्सपेंस था, जो गलती से हम लोग ने वेजेस में, वेजेस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू मतलब रिकरिंग एक्सपेंस जिसको बोलते हैं, तो वेजेस अकाउंट में डाल दिया है. तो ये जाना चाहिए था मशीनरी में और गया कहाँ पे, वेजेस में. तो इसका एडजस्टमेंट इफेक्ट क्या होना चाहिए. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. मैं अगर ऐसा बोलूँ ये जाना चाहिए था मशीनरी में पर गया वेजेस में, तो आप क्या बोलोगे. फर्स्ट इफेक्ट है कि वेजेस में से निकाल दो, सेकेंड इफेक्ट है मशीनरी में ऐड कर दो, करेक्ट. तो इसका ही पहले एंट्री देखते हैं. इट शुड हैव बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो ये चला जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट.
एंड इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम वेजेस अकाउंट, तो ये वेजेस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। इसका रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफाई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में करते थे, वैसे भी कर सकते हैं कि इसका करेक्ट एंट्री होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इसका रॉन्ग एंट्री हुआ है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। रॉन्ग को पहले रिवर्स कर दो तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू वेजेस। रिवर्स एंट्री प्लस करेक्ट एंट्री मिलके बनता है आपका रेक्टिफाइड एंट्री, जिसमें कैश बैंक डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। सो रेक्टिफाइड एंट्री बिकम्स मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ओके, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, इसका दो इफेक्ट होगा कि भाई ये मशीनरी में जाना चाहिए था, तो पहले तो उसको मशीनरी में ऐड कर दो, ऐड टू मशीनरी, मतलब ऐड टू जो भी वो फिक्स्ड असेट्स है जिससे रिलेटेड है। सो दिस विल बी ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड सेकेंड इफेक्ट, वेजेस कहाँ पे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सो वेजेस में से लेस कर दो, लेस फ्रॉम वेजेस इन योर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सो ये हो गया वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। सो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी असेट खरीद रहे हो और उसके रिलेटेड जो भी इंसिडेंटल चार्जेस लग रहे हैं, मतलब उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा, उसके लिए कोई भी वेजेस वगैरह के खर्चे लग रहे हैं कोई भी, तो वो सारे खर्चे वो असेट में ऐड होने चाहिए टिल द असेट इज रेडी टू यूज़। तब तक वो असेट में कैपिटलाइज होने चाहिए। तो अगर आपने गलती से रेवेन्यू में डाल दिया है तो उसको कैपिटलाइज कर दो। अभी इसका उल्टा समझो कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंस है बट गलती से आपने असेट में डाल दिया है, तो उसको कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, रिपेयर्स टू मशीनरी इज इंक्लूडेड इन मशीनरी अकाउंट। अभी ये रिपेयर्स का खर्चा है जो मशीनरी में नहीं जाना चाहिए, मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो गलती से कैपिटल में चला गया है, तो ये एक तो रिपेयर्स में जाना चाहिए और दूसरा ये मशीनरी से निकाल देना चाहिए। तो एंट्री हो जाएगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और रिपेयर्स आपका खर्चा है, सो योर एक्सपेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड गलती से वो मशीनरी में ऐड हुआ था तो मशीनरी से लेस कर दो। जहाँ पे हम लोग प्लस साइन डाल रहे हैं मतलब वो ऐड करना है, जहाँ पे हम लोग माइनस साइन डाल रहे हैं मतलब वो लेस करना है। सो लेस फ्रॉम मशीनरी, और वो कहाँ पे होगा? असेट साइड ऑफ दी बैलेंस शीट। सो लेस फ्रॉम मशीनरी एंड P&L अकाउंट डेबिट साइड। इसको आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के जैसे रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफाई के जैसे भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसीट। मतलब समझो कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है जो हम लोग ने गलती से सेल्स में डाल दिया। अभी फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर से लेस होना चाहिए ना, और हम लोग ने डाल दिया गलती से सेल्स में। नाउ दिस सेल्स पर्टेन्स टू सेल्स ऑफ गुड्स, तो गुड्स का सेल नहीं है, ये फर्नीचर का है, तो इसका करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। पहले तो ये सेल ऑफ फर्नीचर है तो फर्नीचर से क्रेडिट हो जाना चाहिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू फर्नीचर अकाउंट, और सेल्स से हटाना है तो सेल्स अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे। सो सेल्स का जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट कर दो। इसका अगेन जैसे पहले भी मैंने बोला कि आप रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफाई जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसे भी कर सकते हो। सो द एंट्री वुड बी, द रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। मतलब अगर इसका डायरेक्टली नेट इफेक्ट देखो, ये चारों केस में कैसे हो जाएगा कि इफेक्ट्स आर वेरी सिंपल। सेल ऑफ फर्नीचर है, गलती से सेल्स में चला गया है, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा कि भाई सेल्स से हटा दो। अगर वो फर्नीचर का सेल्स है और आपने गलती से सेल्स में डाल दिया विच इज सेल ऑफ गुड्स, तो लेस फ्रॉम सेल्स, ये कहाँ पे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड दूसरा फर्नीचर का सेल है, सो ये हो जाएगा आपका लेस फ्रॉम फर्नीचर, जो होगा आपका असेट साइड पे। फर्नीचर सेल किया था तो फर्नीचर से कम होना चाहिए था, ना कि सेल्स में इंक्लूड होना चाहिए था। तो सेल्स में इंक्लूडेड है तो सेल्स से लेस कर दो, एंड फर्नीचर का सेल्स है तो फर्नीचर में से लेस कर दो। एंड लास्टली अभी इसका रिवर्स, अगर रेवेन्यू रिसीट है, ये कैसे था कि कैपिटल रिसीट है, सेल ऑफ फर्नीचर इज कैपिटल रिसीट, जो गलती से रेवेन्यू में डाल दिया था। अभी समझो रेवेन्यू रिसीट है और गलती से कैपिटल रिसीट में डाल दिया, मतलब सेल ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन सेल ऑफ मशीनरी। मतलब गलती से हम लोग ने गुड्स का सेल मशीनरी का सेल्स अज्यूम कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? मशीनरी के सेल्स में से वो इफेक्ट हटा देंगे और गुड्स का सेल्स रिकॉर्ड कर देंगे। सो अगेन आप रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफाई करके कर सकते हो। सो गाइज इसका एंट्री हो जाएगा, पहले तो सेल ऑफ गुड्स है तो सेल्स में जाना चाहिए था, तो टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। एंड मशीनरी में आपने सेल्स रिकॉर्ड किया, मतलब मशीनरी से लेस हो गया होगा, तो मशीनरी में आप वो चीज़ ऐड बैक कर दोगे, सो आप मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दोगे।
सी अभी मशीनरी से लेस मत करना। मशीनरी में जब ये आपने सेल रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब मशीनरी से लेस हुआ है, तो मशीनरी में आपको ऐड बैक करना है। सो फर्स्ट इफेक्ट इज ऐड टू मशीनरी इन योर असेट्स। मशीनरी में ऐड बैक करना है क्योंकि वो मशीनरी का सेल नहीं है। और दूसरा ये सेल्स है, तो ये सेल्स में ऐड करना है क्योंकि वो सेल्स में नहीं था, तो सेल ऑफ गुड्स में ऐड करना है, जो आपका होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हम लोग ने कवर किया हुआ है ऑलमोस्ट जितने भी कॉमनली आज एडजस्टमेंट है या जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है हम लोग ने दोनों सेशंस में कवर कर दी है। इसके अलावा भी और भी कोई अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट आ सकते हैं, बट अगर आपका बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आराम से आप कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर दे, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टेकन। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट चला जाएगा एंड इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी में। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन गिवन, तो ये इंटरेस्ट इनकम है तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट चला जाएगा एंड असेट साइड चला जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन इनकम है, पीएनएल क्रेडिट एंड असेट साइड। गुड्स लॉस बाय फायर अनइंश्योर्ड है, अनइंश्योर्ड है, कोई भी अगर गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग क्रेडिट। अगर लॉस बाय फायर है, अनइंश्योर्ड है, तो पूरा पीएनएल डेबिट। अगर क्लेम मिल रहा है तो इंश्योरेंस क्लेम असेट साइड पे, और जितना क्लेम नहीं मिला वो नेट लॉस पीएनएल डेबिट। अगर फ्री सैंपल्स है तो वो एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट। एंड अगर विड्रॉन बाय पार्टनर है तो ड्रॉइंग्स है जो चला जाएगा कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब वहां से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर या बिल्स पेएबल डिसऑनर, पहले तो वो रिस्पेक्टिव बिल्स अकाउंट से लेस हो जाता है, तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल ऐड टू डेटर्स। बिल्स पेएबल डिसऑनर हुआ तो लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल एंड ऐड टू क्रेडिटर्स। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर तो एक्सपेंस है पीएनएल डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट। और ये चारों हो गया आपके रेक्टिफिकेशन में, जहाँ पे अगर गलत अकाउंट में है तो वहाँ से वो इफेक्ट हटाओ और करेक्ट अकाउंट में उसका इफेक्ट डाल दो। सो आई होप आपको ये सारे एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन एंड हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू विजिट अवर वेबसाइट विच इज़ www.letstude.com, जहाँ पे आपको बहुत सारे अकाउंटेंसी कोर्सेज मिल जाएंगे एट वेरी रीजनेबल प्राइसिंग। एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।